नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम मध्य प्रदेश में चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं। और आज चाय पे चर्चा के तहत हम एक ऐसी धार्मिक नगरी में पहुंच चुके हैं जिसका अंदाज ही निराला है। अलग अंदाज में बसी ये नगरी अपने धार्मिक जो उनके देवता हैं स्थापित हैं उनकी वजह से जानी जाती है। एक अलग स्वरूप भगवान शंकर का आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यूं तो शिवलिंग की स्थापना तमाम तरह की कॉमन ही होती हैं, लेकिन यहाँ के जो शिवलिंग होते हैं उनका श्रृंगार अलग ही अंदाज में होता है। ये अंदाज सबसे जुदा है। यहाँ पर 100 भस्म की आरती होती है और इसके अलावा जो भस्म आरती है ब्रह्म मुहूर्त में होती है और उसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे एक बार जयकारा लगाइए महाकाल उज्जैन का। किस जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल हो चुका है और हम चाय पे चर्चा शुरू करते हैं। कल मध्य प्रदेश में नामांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है और नामांकन का कार्य पूरा करने के बाद जितने भी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी संपत्ति सामने आई हुई है। किसकी कितनी संपत्ति बढ़ी है उसके बारे में हम आपको संक्षेप में बताएंगे और उसके बाद सीधे इन लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इन लोगों का और किस तरह का नेता ये पसंद कर रहे हैं। अगर हम संपत्ति की बात करें तो शिवराज कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों की जो औसत का मतलब ये है किसी की 1 करोड़ की संपत्ति बढ़ी हुई है तो किसी की 10 करोड़ की बढ़ी हुई है। औसत संपत्ति की अगर हम बात करें तो एवरेज पूरे मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनके 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो इनकी व्यक्तिगत संपत्ति तो 5 लाख के आसपास कम हुई है। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि सरदार पटेल का जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, आज उनकी जयंती है और इस अवसर पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि यूनिटी का प्रतीक है और इसको स्थापित करने की पहल खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उस वक्त वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बात 2013-14 की। उन्होंने वादा किया था देश के लोगों से कि वो एक ऐसी सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित करेंगे जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। चलिए हम वापस फिर आते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में मतगणना जो नामांकन पूरा हो चुका है और नामांकन में जो संपत्ति सामने आई है शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के सभी मंत्रियों की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति औसतन बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री की जो संपत्ति है वो 5 लाख से कम हुई है, जबकि उनकी अगर हम पत्नी की बात करें तो उनकी संपत्ति बढ़ी हुई है। कमलनाथ जो कि विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 12-13 महीने की उनकी सरकार बनी हुई थी, उनकी संपत्ति 29 करोड़ से ज्यादा की बढ़ी हुई है विपक्ष में रहने के बाद भी। इसी तरह से एक और जो सूचना है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए उसके बारे में हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की संपत्ति जानने का अधिकार आम जनता को नहीं है। ये हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है और उस हलफनामे में अगर हम भाजपा की टोटल चंदे की बात करें तो वो चंदा 5,772 करोड़ है, जबकि कांग्रेस को जो चंदा मिला है वो 952 करोड़ के आसपास है। चलिए अब हम सीधे जुड़ते हैं अपने यहाँ के स्थानीय लोगों से और हम चर्चा शुरू करते हैं। चाय पे चुनावी चर्चा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं और काफी उत्सुक हैं। लोकतंत्र का एक तरह से जश्न आ गया है। चुनाव होना है। आज के 17 दिन तक लगातार चुनाव प्रचार चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कभी यहाँ पर भाजपा आती है, कभी यहाँ पर कांग्रेस भी रही है और पिछले 13 महीने की सरकार के बाद भाजपा फिर से काबिज हो गई थी। आप किस तरह का नेता चाहते हैं? कैसा अपना जनप्रतिनिधि चाहते हैं? भाई हम तो एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो जनता का भला करे, विकास करे, उद्योग बढ़ाए, धंधे बढ़ाए, ताकि आम आदमी को सहूलियत होए। और मैं एक आम आदमी हूँ, किस पार्टी के बीच में बोलूँ? ये तो पार्टियां, अगर अभी किसी पार्टी के बीच में बोलूँगा तो उधर के व्यक्ति आएंगे दादागिरी करेंगे, या किसी पार्टी के बीच में बोलूँगा तो दादागिरी करेंगे। हम तो आम आदमी, हमें तो कमाना और खाना है। ये आम आदमी है, इन्हें तो कमाना खाना है। इनका ये कहना है कि अगर हम किसी एक पार्टी के बारे में बोलेंगे तो दूसरी पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे, हो सकता है धमकाने आ जाए। क्या कुछ ऐसा माहौल हो गया है? आज़ादी के बाद तो हम लोगों ने ऐसी आज़ादी तो नहीं देखी थी कि अगर लोकतंत्र का पर्व आएगा तो उसमें धमकी देने का काम करेगा, मारपीट का काम चालू हो जाए। सत्ताधारी लोगों का यही काम बचा है कि यदि कोई किसी के खिलाफ बोलता है, यदि उसके विपक्ष में बोलता है, काम नहीं किया तो पब्लिक तो बोलेगी, आम आदमी तो बोलेगा कि भाई आपको इतने साल मौका दिया, आप लोगों ने काम नहीं किया।
और काम किया तो अपने विकास का काम किया, नाम भी विकास पुरुष रख लिया अपने आप ही आपने, भाई अपने आप ही नाम रख लिया विकास पुरुष। तो विकास पब्लिक का होना चाहिए, ना कि अपना होना चाहिए। आज उज्जैन शहर में महाकाल बाबा की कॉरिडोर बनाया गया, करोड़ों रुपए खर्चे किए गए, उसमें मूर्तियां प्लास्टिक की लगाई गई और एक बाबा का झोंका आया, एक आंधी आई, उन्होंने सारी मूर्तियां ध्वस्त हो गई। इनने बाबा महाकाल को भी नहीं छोड़ा। बाबा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आप कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए, पब्लिक तो पूछेगी ही पूछेगी, जायज बात है, पब्लिक तो सवाल करेगी ही। और जो कॉरिडोर बना है उसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखो ये भाई साहब ने बोला कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन ये नीचे वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऊपर जैसे शिवराज है या मोदी जी, वो थोड़ी कर रहे हैं। ये नीचे जो कुछ लोग हैं ना, ये कुछ अपने जेब भरने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे। जो आप भाई साहब ने बताया वो लोग नहीं कर रहे भ्रष्टाचार, न तो शिवराज कर रहा है और न मोदी जी कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं नीचे वाले, जो ठेका आपको दे दिया ठेका, आपका कमीशन बन गया, भाई साहब को दे दिया, इनका कमीशन बन गया, इनने करा ये भ्रष्टाचार। और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो जिम्मेदार हैं वो निचले स्तर पे लोग जिम्मेदार हैं। जी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते ही लगाते हैं। अच्छा, अगर कांग्रेस आ गई तो भाजपा पे लगाएगी और भाजपा आ गई तो कांग्रेस लगाएगी। तो ऐसे में आखिरकार जनता, आप लोग कैसे तय करेंगे कि कौन सही काम करेगा, कौन बेहतर काम करेगा? ये आपसे जानना चाहेंगे। जी, देखिए ये महाकाल की नगरी है, यहाँ बाबा महाकाल विक्रमादित्य का शहर है। ये बहुत पुरातन, ये औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानी जाती थी। बहुत कपड़ा मिल थे यहाँ, 8-9 मिल थे यहाँ। इंडस्ट्री के मामले में भी बहुत ज़्यादा था। ये कृष्ण की शिक्षा स्थली है, ये पौराणिक शहर है। इसका नाता पूरी संस्कृति, पूरा इतिहास गवाह है। वर्तमान परिदृश्य में जो आपका प्रश्न है कि प्रत्याशी और प्रत्याशी के चयन के मामले में, तो मैं इतना दोनों दलों से कहूँगा कि प्रत्याशी चयन के मामले में पहले ये चयनित कर लें कि उसके मापदंड निर्धारित होना चाहिए। जो ये बार बार बातें आती हैं कि ये, दोबारा आता हूँ, आपका कहना है कि एक ऐसा नेता होना चाहिए जो कम से कम अपने मानकों पे खरा उतरता हो। हमारे साथ युवा भी हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह का युवा नेता चाहता है। नेता जो युवा है, यहाँ का युवा वर्ग है उज्जैन का, वो नेता किस तरह का चाहता है? नेता ऐसा हो जिससे सभी का विकास करे, औद्योगिक क्षेत्र में विकास करे, साफ सफाई पे ध्यान दे। जैसे उज्जैन में अभी हाट लगेगा, वहाँ पूरे 2 दिनों तक गंदगी फैली रहती है, उस पर कोई नगर निगम वाला भी ध्यान नहीं रहता है। यहाँ कलेक्टर आते हैं तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क बनाए रखे, जहाँ जिससे साफ सफाई में और औद्योगिक नगर में ज़्यादा ये रहे। यहाँ हमें एक बात याद आ रही है, हम समझना चाहेंगे किसी से। यहाँ पर कुंभ लगा था, कुंभ लगता है यहाँ पर काफी वर्षों बाद लगता है। वैसे तो हरिद्वार और तो उस कुंभ में एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बना था मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहाँ पर सबसे ज्यादा सफाई पाई गई थी। और उसके बाद उसी पैरामीटर्स को उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था और उसी पैरामीटर्स को हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार ने भी माना था। अब क्या वजह है जो यहाँ पर ये गंदगी की बात कर रहे हैं? जी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने क्रियान्वयन करा। वर्तमान में वो परिदृश्य गायब हो चुका है। परिदृश्य गायब हो चुका है। कहीं ना कहीं एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत महसूस हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के विकास, कैसी सफाई पे तो प्रधानमंत्री बहुत ध्यान देते हैं और वो लगातार अपील करते हैं। तो ऐसे में जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। देखो उसमें क्या है कि जैसे जो आम लोग करते हैं, जैसे अभी मान लो कोई नहीं का आप प्रधानमंत्री बन गया तो आपकी जवाबदारी साफ सफाई, इसमें प्रत्येक घर की प्रत्येक सदस्य की सबकी जवाबदारी है। आप क्या कहेंगे भाई आपसे? सर हमारा तो यही कहना है कि इंदौर है ना, एक बार नहीं 2 बार नंबर 1 पे रिहा है। उससे उज्जैन का भी हमारा नंबर था, पर कुछ लोगों ने ना गंदगी को ज्यादा फैला के रखते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग गंदगी फैलाते हैं? आप बताइए ना, कुछ बोलिए। वो मैं क्या बताऊँ, वो सब साफ सफाई रखना चाहिए सब। चुनाव में और प्याज तो था ही 80 रुपए किलो तक पहुंच गया था, टमाटर भी ऊपर जा रहा है, मटर भी ऊपर जा रही है। तो हाँ बताइए कितने रुपए किलो? 200 रुपए किलो टमाटर चले गया था। 200 बिके थे, पर देखो ये तो क्या है, अभी तो डाउन हो गया था, अभी फिर से प्याज ने बढ़ोतरी की है। तो ये भी क्या चुनाव का मुद्दा बनेगा? ये हाँ जी, ये भी चुनाव का मुद्दा बनेगा क्या? आज भी 60 रुपए किलो है, प्याज 80 रुपए किलो है। तो एक क्या है, बड़े बड़े व्यापारी जो बड़े व्यापारी रहते हैं, ये अपना अपना स्टॉक बना के पब्लिक के लिए एक ब्लैकमेलिंग जिसको अपन बोलते हैं। सरकार ने तो वादा किया था कि इस तरह की बिचौलिए खत्म किए जाएंगे, ब्लैकमेलिंग खत्म होगी।
सर एक बात बताऊं, बिचौलिए भी वही निर्मित करते हैं जिनके द्वारा नीति बनाई जाती है। सारी चीजें पहले से नीतिगत हो जाती हैं। आज तक क्या हुआ, किसान मतलब कि कहने का पैदा करता है, उसको मूल भाव मिलता ही नहीं है। बड़ा बड़ा गंभीर आरोप लगाया इन्होंने कि बिचौलिए भी उन्हीं के नेताओं की संरक्षण में। इसी आधार पे एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आज एप्पल का जो कारोबार होता है शिमला और कश्मीर से, आज वहाँ के जो व्यापारी है उनको ये जो बीच, जैसा कि भाई साहब ने बताया, बिचौलिए, तो इसमें अडानी अंबानी ग्रुप जो आजकल इस व्यापार में सम्मिलित हो गया। इनने अपने बड़े बड़े स्टोर लेके किसानों ने डायरेक्ट माल लेके अपने स्टोर में डालते हैं, उसके बाद ये मंडियों में लगाते हैं। आज एप्पल की कीमत 200-150 रुपये से लेके 200 रुपये किलो, किसी टाइम मेरे को 35 सालों का व्यापार करते करते 40 रुपये से लेके 60 रुपये, उसको अभी ऊपर गए ही नहीं। ऑटो वाले भैया थे पहले, ये इनके सामने हमने व्यापार करना सीखा है। हमारा कहने का मतलब है कि इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा होती थी मार्च अप्रैल में, जब एप्पल नहीं आता था तो 100 रुपये किलो होती थी, 80 रुपये किलो थी। यहाँ हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, यहाँ वक्त हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का। हम फिर लौटकर वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम हैं आज महाकाल की नगरी उज्जैन में और चाय पर चुनावी चर्चा लगातार जारी है। चुनावी चर्चा पे जाने से पहले हम एक बार आपको बता दें कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको याद कर रहे हैं, उनको उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनको वहां पर पहुंचने पर परेड ने द्वारा सलामी दी गई है। सलामी के बाद उन्होंने सभी लोगों को शपथ दिलाई है यूनिटी, एक साथ रहने की। स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाकर के उन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए शपथ भी दिलाई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पहुंचे हुए हैं, गुजरात में हैं और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी में वो खुद पहुंचे हैं और इसी बहाने उन्होंने लोगों को, इसी उपलक्ष्य पर, इसी मौके पर उन्होंने लोगों को शपथ दिलाई है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जाए। चलिए, हम इस वक्त उज्जैन में हैं, महाकाल की नगरी में हैं और हमारे साथ तमाम लोग, स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार हमारी चुनावी चर्चा जारी है, जिसमें लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि जो अगर कोई भाजपा का पक्षधर है तो कहीं ना कहीं अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस पर अटैक कर रहा है, और अगर कोई कांग्रेस की मानसिकता का है तो वो भाजपा को घेरने की काम कर रहा है। हम चर्चा कर रहे थे, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भी एक मुद्दा बनती है। इसके अलावा सफाई और स्वच्छता, चूंकि ये महाकाल की नगरी है तो इसमें और ज़्यादा साफ होना चाहिए। यहाँ का संदेश पूरे विश्व और देश में जाता है कि महाकाल की नगरी कैसी है। हम फिर से आते हैं और चर्चा को मुख्य धारा में लेकर के जाते हैं। चुनाव है, एक बार फिर आप अपने नेता यानी कि नीति निर्धारण को तय कर सकते हैं प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं। हाँ, हम जी, आप ही के पास आते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, मैं ये कहता हूँ कि प्रत्याशी जनता द्वारा नहीं चयन किया जाता है, ये एक पार्टी द्वारा चयन किया जाता है। जनता पे तो प्रत्याशी थोपा जाता है और जनता केवल मजबूर हो जाती है मत देने के लिए। उसका कोई मापदंड नहीं रहता है। मतलब कि कहना क्या कि ये प्रत्याशी, आम जनता सब जानती है कि कौन कहाँ क्या है, पर चयन कौन करता है? पार्टी के प्रमुख। आम जनता उस समय ठगी जाती है जब उसको उसके हिसाब का प्रत्याशी नहीं मिलता। लाजमी होता है कि उसको मतदान करना तो जरूरी है, राष्ट्र हित में लोकतंत्र को बचाना है। बहुत बड़ी और गहरी बात इन्होंने कही हुई है, बहुत गंभीर बात कही हुई है कि मजबूर हो जाते हैं लोग कि फला दो पार्टी हैं, यही सत्ता में आएंगी, इनमें से जो प्रत्याशी उतारा गया है मजबूर हो जाते हैं। ये आखिरकार मजबूरी क्यों है? कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है, अगर वो निर्विरोध आ जाता है, किसी दल से नहीं है, उसको क्यों नहीं चुनती है जनता? जनता के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी ने सराहनीय कार्य किया है और पढ़ा लिखा नौजवान, युवा दिलों की धड़कन, दक्षिण से चेतन यादव और उत्तर से हमारी भाभी जी माया राज त्रिवेदी को प्रत्याशी बनाया है। और लगभग ये समझ लो कि इस बार दक्षिण और उत्तर दोनों बीजेपी के हाथ से जाने वाले हैं। दोनों युवा प्रत्याशी हैं, पब्लिक का मत है, परिवर्तन की लहर। क्या आप कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी हम तो हमारे प्रत्याशी का, आपको जो भैया ने जो सवाल किया आपसे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 50-50 का रेशियो है। सात विधानसभाएं हैं उसमें। जी, पूरा लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए पूरे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर शहर की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक बात। थोपे हुए कैंडिडेट्स नहीं होने चाहिए, अच्छी बात कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी को पहले टिकट देती है पार्टी, उसका पहले सर्वे होना चाहिए पब्लिक का कि भैया ये इस लायक है कि नहीं जो अपन इसको टिकट दे सके, ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा। वो तो क्या है कि पैसे दे लेके आगे से जाकर टिकट ले आते हैं और उसका पीछे का बैकग्राउंड पब्लिक उसको जानती नहीं है कि ये कौन है। या पब्लिक जानती भी है कि ये फला ऐसा 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 है, उसके बाद भी मजबूर होती है क्या? सर हमारे वहाँ के पार्षद है, अभी पिछले साल जो रही है वो नालियां तक साफ करने नहीं आए वोट लेने के बाद। अब हम किसको बोलने जाएं? ये क्या वोट लेने के बाद नेता गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं है। आते कब है? जब 5 साल बाद फिर चुनाव आता है। अगर चुनाव ना आए तो नेता भी ना आए, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हाँ सही बात है ये, हाँ सही बात है ये। 5 साल तक देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ कई सार्वजनिक कार्यक्रम में फोटो दिखते हैं, बाकी तो यूं तो दिखते ही नहीं है मोहल्ले गली में। आप नेता से कैसे मिलते हैं? गांधीगिरी करते हैं या उसको डांटते हैं, फटकारते हैं? कैसे मिलते हैं आप? नेता का स्वागत कैसे करते हैं? हम तो करते ही नहीं है। हाँ अच्छा, क्या पहुंच ही नहीं पाते आप उधर? पहली बात तो जब पहुंचेंगे तो दलाल लोग हैं, अच्छा, वो खुद साहब को कह देंगे कि बोले अरे साहब कहीं गए, घर में होते हुए बोल देंगे बोले ये कह रहे हैं चुनाव के वक्त भी नेता से नहीं मिल पाते हैं। ये बात सही बोल रहे हैं कि चुनाव के वक्त भी नेता से नहीं मिल पा रहे। इसका कारण क्या है? इसके जो बीच के लोग रहते हैं ना, ये नेताओं अंदर बैठे रहते हैं, कहते हैं अभी साहब बाहर है, अभी कहीं सो रहे, अभी नहा रहे। तो आम आदमी को जब वोट लेना है तो हाथ जोड़ कर घर घर जाते हैं, सही है। और जैसे जीत के राजा बन जाते आप जब वो 5 साल बाद आते हैं, चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं, तब आप लोग सवाल क्यों नहीं खड़े करते? उनको घेरते क्यों नहीं? नहीं 5 साल दिखे भी तो सही साहब। अब जैसे ये बता रहे हैं कि उनके पास में जब उनके घर पे जाते हैं या उनके ऑफिस जाते हैं तो ये बोला जाता है कि वो भोपाल हैं, वो दिल्ली हैं। उस दिल्ली और भोपाल में 5 साल यहाँ की जनता झेल रही है। दक्षिण में तो बहुत हालत खराब है। 5 साल देश की जनता बर्दाश्त करती है अपने नेता को। आप आगे आइए, आप बताइए, बर्दाश्त कर रहे हैं आप भी अपने नेता को? नहीं बर्दाश्त क्या, उसके अंदर बर्दाश्त जो है देखा जाता है, स्वाभाविक जो बात है उसके अंदर की अच्छा है जो भी हो नेता है, सोचे जनता के प्रजा के बारे में सोचे, सोचना चाहिए वाला चाहिए। नेता को जनता और प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन शायद वो सोचते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्या समस्या कहाँ हो जाती है? आप तो लंबा समय आपने तय किया हुआ है, तमाम नेता आपने चुने होंगे। कहाँ पेच फंसता है कि नेता जनता से दूर भागता है? मेन वजह आप क्या मानते हैं? स्वार्थ के कारण जो नेता को हम चुनते हैं, जो नेता है अपने स्वार्थ के कारण पब्लिक को जीतने के बाद बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए हम सारी पब्लिक जितने लोग यहाँ खड़े सब उनका विरोध करते हैं। और आने वाले चुनाव में अभी 5 साल पब्लिक के रहते हैं, जो आम मतदाता रहता है इन्हीं के। अब हमको सोच समझ के मत देना पड़ेगा और एक जो सही व्यक्ति उसका चुनाव करना पड़ेगा। सोच समझकर मत देना पड़ेगा और सही व्यक्ति का सिलेक्शन करना पड़ेगा ताकि पछतावा ना हो। सही बात, सही भाई। ये भाई साहब बोल रहे वो तो सही है भाई, सोच समझ के ही वोट देना पड़ेगा कि आगे जाकर अपना कोई भी मजबूरी या कोई भी अपनी परेशानी है, अगर उसका अपन को कोई सपोर्ट करता है तो अपन उसको वोट दो। और देश के लिए और आम जनता के लिए अगर कोई भला करेगा उसका ही अपन उसको वोट देंगे। आपने अभी तक कितने चुनाव में मत का इस्तेमाल किया हुआ है अब तक? एक अंदाजन तो ये समझ लो कि 20-25 तो होंगे। चलिए 20-25 सालों से आप वोट दे रहे हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि नहीं, नेता जो हमने जिसको वोट दिया है बहुत अच्छा है, 5 साल इसने अच्छा काम किया है और ये जनता के बीच में रहा है, जनता की सेवा करता है, जनता ने बहुत ही कोई एक आदमी रहा होगा जितने ध्यान, बाकी तो सब अपना भला अधिकांश अपना भला करते, ज्यादातर अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए चुनाव लड़ते कुछ तो। अच्छा, हाँ। प्रॉपर्टी बचाने के लिए। यहाँ तो मध्य प्रदेश कैबिनेट के सभी मंत्रियों की औसतन 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति बढ़ी है। तो उसी को तो अवेरने के लिए लगे रहते हैं चुनाव। आपकी संपत्ति कितनी बढ़ी है 5 सालों में? अरे साहब हमारी क्या, हम तो रोज कमाते, रोज खाने वाले आदमी। हमारे पास संपत्ति होती तो आज यहाँ थोड़ी होते। हम तो आज 500-200 कमाया, शाम को घर चलाया। ये तो कह रहे हैं घटती जा रही है, क्या कह रहे हैं आप? सर हमारी संपत्ति इसलिए घटती है क्योंकि हमारे वहाँ जो मिल लूम है वो सब बंद कर चुके हैं उज्जैन में। धंधा पानी ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियां थी, कुछ कारखाने थे, वो भी बंद हो गए। ये कितने समय में बंद हुए हैं और क्या वजह है इसकी? ये 20 साल से बंद है पूरे उद्योग। जब से जटेरी सांसद थे तब से पूरे उद्योग बंद कर देगा जटेरी। फिर ऐसे में युवा क्या कर रहा है? युवा तो बेरोजगार हो रहा होगा उद्योग। बिल्कुल साहब, ये बहुत बड़ा विषय है और मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पर ये वाली बात नहीं होती है। हमारा तो दुर्भाग्य
कि हम उज्जैन दक्षिण में मतलब उज्जैन की लोकसभा सीट भी देख रहे हैं, यहाँ पर श्रम मंत्री मिला और ये पूरा शहर मील के नाम से फेमस था। यहाँ पर मिलें इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर तमाम मजदूर थे, कह सकते हैं। जी, मिल मजदूर का ऐसा था कि लोग कहते थे कि 1 तारीख से 15 तारीख तक जो तनख्वाह होती थी तो मार्केट में मिल मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। यहाँ पर खूब रौनक रहती थी। यहाँ पर तमाम मजदूर तमाम काम करने वाले यहाँ दिखाई पड़ते थे, सड़कों में बाजारों में रौनक थी। देखिए जी, मैं भारत एक्सप्रेस से एक बात कहना चाहता हूँ, जे आदमी गरीब हो, पैसे वाला कैसे भी हो, कमा के खा ही लेगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान में और हिंदुओं को शान से जीना है तो बीजेपी को लाना है। अच्छा, इन्होंने कह दिया बीजेपी को लाना है। 17 सालों से बीजेपी 18 सालों से है और वो कह रहे हैं 20 सालों से सारे कारोबार यहाँ बंद हो गए। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं और हम उनसे ओवरऑल एक व्यू जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह की यहाँ पर जनप्रतिनिधि होने चाहिए, कैसी सरकार उज्जैन चाहती है और उज्जैन धार्मिक नगरी है, इस नाते यहाँ पर और क्या क्या विकास होना चाहिए, लोग क्या जानना चाहते हैं। देखिए, अगर ओवरऑल बात की जाए बाबा महाकाल की नगरी में, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा है शुद्धिकरण को लेकर। तो यहाँ पर भाजपा सरकार ने अरबों रुपए की लागत से लेकर शिप्रा नदी को यहाँ जल नर्मदा नदी का मिलाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार ये मुद्दा जनहित में पूरे उज्जैन जिले नहीं पूरे भारत में उठता आया है कि जो नर्मदा नदी का पानी शिप्रा नदी में मिलाया गया वो आज भी गंदा है वर्तमान में। क्योंकि कई बार यह मुद्दा उठता है कि दूर दरिया से यहाँ पर जनता आती है और दर्शन करने आती है बाबा महाकाल के, और यहाँ पर डुबकी भी लगाती है आस्था के केंद्र में। बड़ा मुद्दा है, आस्था का केंद्र है। तो बहुत अच्छी बात अंकित ने कही। अंकित ने कहा कि रोज जो और मुद्दे हैं, सफाई है, रोजगार है, नेता अच्छा हो, जनता का ख्याल रखे, इनके साथ में एक बड़ा सवाल शिप्रा नदी का शुद्धिकरण हो, जिसके लिए अरबों खरबों का बजट अब तक खर्च किया जा चुका था। ये है हमारी खास चर्चा जो चाय पर हुई। सुबह शाम को हम आपसे फिर मिलते हैं उज्जैन नगरी से ही और चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी।